राजनीति के समीकरणों को साधने के लिए हर दल अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी हर राज्य में खुद को पहले से बेहतर साबित करना चाहती है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया एनडीए को मात देने की तैयारी में पूरे जोर से लगा हुआ है। लेकिन इस सबके बीच विपक्षी खेमे के दो ऐसे नाम हैं जिन्हें मोदी सरकार का विरोध करने के बावजूद बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी। आखिर मायावती और ओवैसी के राजनीतिक एजेंडे को बीजेपी के लिए फायदेमंद क्यों कहा जा रहा है, इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं। हाथी को नहीं चाहिए साथी, 24 में अकेले लड़ेंगी मायावती। बहन जी का एकला चलो प्लान, कौन खुश कौन परेशान। मायावती ओवैसी वोट कटवा, किसे नुकसान किसे फायदा। दो 2024 लोकसभा चुनावों के आगाज के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा। यूपी में विपक्ष माया और राम के आगे कंफ्यूज नजर आ रहा। एक तरफ जहां बीजेपी राम नाम के जरिए यूपी से दिल्ली की सियासत को साध रही है, वहीं मायावती की एकला चलो की नीति ने यूपी में इंडिया गठबंधन के किले को डरा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती अब तक का सबसे बड़ा दलित चेहरा रही है और यही दलित वोट बैंक ही बहुजन समाज पार्टी की ताकत भी रहा है। लेकिन बदले हुए सियासी माहौल में बीजेपी के अलावा तमाम दूसरे विपक्षी गठबंधनों ने SC/ST के साथ ही ओबीसी वर्ग के वोट बैंक पर पूरा फोकस कर दिया है और शायद यही वजह है कि मायावती ने इस बार के चुनाव में किसी भी गठबंधन का हिस्सा न बनने का फैसला करते हुए अपनी राजनीति की गाड़ी को अकेले ही आगे बढ़ाने का फैसला किया है। माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ही देश की दिशा तय करता है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता तक जाने वाला राजमार्ग यूपी से ही होकर गुजरता है। संसद में जीत के हैट्रिक लगाने को आतुर बीजेपी इस बार यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही। भारतीय जनता पार्टी 64 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने भी 45 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अपने 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। खास बात यह है कि मायावती के 25 उम्मीदवारों में से 7 मुस्लिम चेहरे। साथ ही मायावती ने चुनाव में जातीय समीकरण को साधने की भी भरपूर कोशिश की। बीएसपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों के अलावा अपनी लिस्ट में आरक्षित सीटों से उच्च जाति के 4, ओबीसी समुदाय के 2 और एससी के 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि 2019 चुनाव में 10 विनिंग सीटों में से अभी मायावती ने 4 पर ही उम्मीदवार का ऐलान किया। इनमें से पार्टी ने 3 सीटों सहारनपुर, नगीना और बिजनौर में अपने मौजूदा सांसदों को बदला है, जबकि अमरोहा के सांसद दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिन्हें बाद में कांग्रेस ने इसी सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होना है और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को इन 7 चरणों में कवर किया गया है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को कुल 8 लोकसभा सीटों पर होना है और इन 8 सीटों पर मायावती ने जाति समीकरणों का ध्यान रखते हुए ही उम्मीदवार उतारे हैं। सहारनपुर से इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने इमरान मसूद को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राघव लखनपाल शर्मा को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने सहारनपुर से माजिद अली को टिकट दिया है। कैराना से इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने कैराना से श्रीपाल सिंह को टिकट दिया है। मुजफ्फरनगर में इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संजीव बालियान को, तो बीएसपी ने दारा सिंह प्रजापति को चुनावी मैदान में मौका दिया है। बिजनौर से इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने दीपक सैनी को, बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने चंदन चौहान को और बीएसपी ने चौधरी विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। नगीना से समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से ओम कुमार चुनावी मैदान में है। नगीना में बीएसपी ने सुरेंद्र पाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी की तरफ से सर्वेश सिंह कैंडिडेट बनाए गए हैं। बीएसपी ने मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी को कैंडिडेट बनाया है।
रामपुर से समाजवादी पार्टी के मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी उम्मीदवार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घनश्याम लोधी ने पर्चा भरा है। बीएसपी ने रामपुर सीट से जीशान खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। पीलीभीत से समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को, बीजेपी ने जितिन प्रसाद को और बहुजन समाज पार्टी ने अनीस अहमद खान को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल न होकर पहले फेज की 8 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। और ऐसे में मायावती के कैंडिडेट सत्ता पक्ष और विपक्ष में से किसका खेल बिगाड़ेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर 10 सीटें जीती। इससे ये बिल्कुल साफ है कि मायावती का दलित मतदाताओं पर असर कम होता जा रहा है। इसी कारण मायावती ने समाजवादी पार्टी से बनाया हुआ गठबंधन तोड़कर विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ा। मायावती चाहती है कि पार्टी का विस्तार हो, खास तौर पे दलित मतदाताओं में दोबारा अपना आधार बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। पार्टी के लिए नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती का ये वो दर्द है जिसे वो गाहे बगाहे सबके सामने रखती रही। मायावती के मुताबिक बीएसपी पहले भी गठबंधन करके चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उन चुनावों के अनुभव ठीक नहीं रहे। उनकी पार्टी का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी दलों का वोट बीएसपी कैंडिडेट को नहीं मिल पाता। यही वजह है कि पार्टी ने 2024 में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। मायावती भले ही ये कहकर 2024 में किसी भी दल के साथ गठबंधन करने से इनकार कर रही हैं कि गठबंधन का अनुभव उनके लिए ठीक नहीं रहा, लेकिन पिछले चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती की बीएसपी अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। गठबंधन के तहत 80 सीटों वाली यूपी में बीएसपी 38, समाजवादी पार्टी 37 और आरएलडी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर इस गठबंधन ने कांग्रेस की वजह से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। तीनों दलों ने पूरे दमखम के साथ बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाया। वोटिंग हुई और जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। 2014 में खाता नहीं खोल पाने वाली मायावती की बीएसपी 2019 में 10 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि 2014 में 5 सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2019 में भी 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं आरएलडी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। करीब 26 साल बाद बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन की राह पकड़ी थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने वाली बहुजन समाज पार्टी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी सपा और बसपा गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा बहुजन समाज पार्टी को ही मिला था। तो वहीं समाजवादी पार्टी कन्नौज सीट भी हार गई थी। दरअसल समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली कन्नौज सीट पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को भी हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। तो वहीं आरएलडी के अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी भी चुनाव हार गए थे। 2019 चुनाव में यूपी में बीएसपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई। 19.43% वोटों के साथ बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीट ही जीत सकी थी। बीएसपी 2019 में यूपी के 10 सीटें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर, गाजीपुर पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। जब उन्होंने 2019 में अलायंस किया समाजवादी पार्टी से, तो 0 से उनकी सीटें बढ़ के 10 हो गई। तो फायदा तो है, इसमें कोई शक नहीं। ये अलग बात है कि मायावती बार बार कहती है कि अलायंस का उनका तजुर्बा ठीक नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि मायावती को गठबंधन से फायदा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ है,
लेकिन गठबंधन किसी के साथ न करने के पीछे उनकी जो सोच है वो अपने मूल वोट बैंक को, जो कार्टर वोट बैंक है, उसको अपने साथ जोड़े रहने की है, क्योंकि उनकी मन में इस बात की आशंका कहीं न कहीं से जरूर है कि वोट दूसरे दल में जा सकता है और समाजवादी पार्टी को उसका कुछ फीसद लाभ भी प्राप्त हुआ है। मायावती उसी से बचना चाहते हैं। कहते हैं राजनीति में न कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। राजनीति की चालों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। कई बार विरोधियों के फैसले सत्ता में बैठी पार्टी या गठबंधन के लिए फायदे का सौदा साबित होता है और यूपी में बीजेपी के लिए मायावती और ओवैसी के विरोध के सुर कुछ इसी तरह के फायदे का सौदा साबित होते नजर आते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की 80 सीटों के लिए घमासान तेज है। यूपी में एनडीए और इंडिया गठबंधन की फाइट है, लेकिन इस लड़ाई में बीजेपी के विरोध में खड़ी मायावती पर बीजेपी की ही बी टीम बनकर खेलने का आरोप लग रहा है। मायावती पर बीजेपी की बी टीम बनकर राजनीति करने के आरोपों के पीछे बीजेपी की तरफ से लिए गए कई ऐसे फैसले हैं जिन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी को यूपी और दिल्ली की लड़ाई में फायदा पहुंचाने का काम किया। राजनीति के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने पर पता चलता है कि 2021 के विधानसभा चुनावों में बीएसपी ने 100 सीट से अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इसके कारण समाजवादी पार्टी के वोट बढ़ गए और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को इसका फायदा मिला। आजमगढ़ के उपचुनाव में भी मायावती ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा, तो समाजवादी पार्टी ने मायावती पर एसपी के वोटों में सेंधमारी करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया था। विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, तो बसपा प्रमुख ने इसका स्वागत किया और इस राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में भी यूपी के इकलौते बीएसपी विधायक ने बीजेपी का साथ दे दिया। मायावती के अकेले लड़ने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि मायावती ने यह रणनीति अपना वोट बैंक बचाने के लिए अपनाई। दरअसल बीएसपी का सियासी आधार सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लगभग हर राज्य में है। यही वजह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी देश भर में सबसे ज्यादा 503 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें पार्टी का भले ही खाता न खुला हो लेकिन 4.19% वोट मिले थे। वहीं 2019 में बीएसपी देश भर में 383 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारी थी। पार्टी को यूपी में 10 सीटें तो जरूर मिली, लेकिन वोट शेयर घटकर 3.66% पर आ गया। इसी तरह के हाल यूपी विधानसभा चुनाव में भी हुआ। 2012 में करीब 26% वोट पाने वाली बीएसपी का आंकड़ा 2017 में घटकर 22.4% पर आ गया और 2022 में तो ये गिरकर 12.7% पर पहुंच गया। इस तरह से चुनाव दर चुनाव बीएसपी का सियासी आधार कमजोर हुआ है। ऐसे में मायावती दलित मुस्लिम वोटों के फॉर्मूले पर एक बार फिर से काम कर रही हैं, ताकि पार्टी को दोबारा से खड़ा किया जा सके। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव बसपा ने लड़ा था। देश के तकरीबन हर राज्य में मायावती ने अपने उम्मीदवार भी उतारे थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में बसपा का अपना वोट बैंक है। पिछले चुनाव में उन्हें 5% वोट भी हासिल हुआ था, लेकिन जीत सिर्फ उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर ही हुई थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 500 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त उनका खाता भी नहीं खुल पाया था। लोकसभा के चुनाव से पहले यह तय हो गया था कि मायावती को विपक्ष के गठबंधन में शामिल नहीं किया जा रहा है, और ये कहना कि मायावती बीजेपी की बी टीम बनकर खेल रही है, ये भी कहना सही नहीं है, क्योंकि हर पार्टी अपने हिसाब से अपना आधार बढ़ाना चाहती है। इसी कारण वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है और कई सीटों पे ऐसे उम्मीदवार भी उतारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ सीटों पे ऐसे उम्मीदवार हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बसपा बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। लोग ये बोल रहे हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी जीत रही है, तो मैंने कहा, उनका नाम लेकर कहा कि भाई साहब आप स्पीकर फोन खोलिए, आपके अतराफ में 2-3 मुसलमान तो जरूर बैठे होंगे। बोले हाँ बैठे हैं। बोला खोलिए, फोन खोल दिए। उसके बाद में बोला इन तमाम से कहिए कि वजू कर लीजिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी मिला हुआ है तो अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, और अगर झूठ बोल रहा है तो ये बर्बाद हो जाए। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की यह सफाई थोड़ी पुरानी है।
लेकिन देश में बीजेपी की बी टीम के तौर पर राजनीति करने का आरोप ओवैसी पर आज भी लगते हैं। लोकतंत्र की लड़ाई में ओवैसी की पार्टी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ने की शुरुआत कर चुकी है। ओवैसी सीधे सीधे मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, जिससे बीजेपी के दूसरे विरोधियों के वोट कटकर बीजेपी के लिए सत्ता की सीढ़ी बना देते हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भले ओवैसी बीजेपी की मदद नहीं करते हो, लेकिन उनके चुनाव लड़ने से भाजपा को फायदा होता है। एक्सपर्ट्स ओवैसी की मुसलमानों में बढ़ती लोकप्रियता की एक वजह बीजेपी को भी बताते हैं और मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी की तरफ जाता है तो दूसरे विपक्षी दलों को इसका नुकसान होता है। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस और सेकुलरिज्म की राजनीति करने वाले दलों की असफलता भी ओवैसी की लोकप्रियता बढ़ने का एक कारण है। यूपी की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मामला मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के टिकट कटने का है, जिस पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने एसटी हसन से जुड़े एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैंने कहा था कि आपके नेता अखिलेश यादव आपको बी फॉर्म नहीं देंगे, लेकिन आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। जब हमारी चर्चा हुई तो इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। आपका नेता केवल आपका वोट चाहता है और आपको केवल दरी बिछाना, भैया पर जवानी कुर्बान जारी रखना चाहिए। ये अल्पसंख्यकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को खत्म करने की कोशिश करने के लिए अच्छी तरह से बनाई गई योजना की तरह है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा है। पार्टी की तरफ से पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन ने पर्चा भरा, लेकिन रात बीतते बीतते पार्टी ने रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बना दिया और एसटी हसन को चुनावी मैदान में सरेंडर करना पड़ा। और ओवैसी ने एसटी हसन के उस बयान पर रिएक्ट किया जिसमें उन्होंने मुरादाबाद में प्रचार नहीं करने का ऐलान किया था। और ओवैसी के ट्वीट से ऐसा लग रहा है जैसे एसटी हसन के साथ ओवैसी पहले इस बाबत बात भी कर चुके। समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहा। मजबूरी सिर्फ यह है कि मैं मुरादाबाद में चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। बाकी जहाँ भी पार्टी चाहेगी मैं वहाँ पे प्रचार करूँगा। मेरे अपने लोगों के दिल टूट जाएंगे जिन्होंने मेरे लिए मन्नतें मानी है, जिन्होंने मेरे लिए रोजे माने हैं, कुरान खानियाँ करी है, दरगाहों के हाजिरी मानी है, प्रार्थनाएं करी हैं और जिन्होंने यज्ञ माने हैं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनके दिल टूट जाएंगे। जानकारों का मानना है कि 2024 में जिस राह पर चलने का प्लान मायावती ने बनाया है, उस राह पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम दशकों से चली आ रही। एआईएमआईएम भी लगभग हर चुनाव में अकेले मैदान में उतरती है। ओवैसी पर भी लगातार वोट कटवा पार्टी होने का आरोप लगता रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो 2014 के चुनाव में एआईएमआईएम देश भर के अलग अलग राज्यों में 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से महज एक हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी को जीत मिली थी। इसके बाद 2019 में बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक एक सीट यानी कुल 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से बिहार छोड़कर बाकी दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि अब की बार भी असदुद्दीन ओवैसी अकेले लड़ने की राह पर हैं, क्योंकि अभी तक न तो उनके तरफ से किसी गठबंधन का ऐलान किया गया है और न ही किसी दूसरे दलों की ओर से उन्हें अप्रोच किया गया है। ऐसे में ओवैसी के अकेले लड़ने से किस पार्टी को फायदा और किससे नुकसान हो सकता है, इसे भी समझिए। वैसे तो उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रही है, लेकिन वोट काटने के लिहाज से उसकी अहमियत जरूर रही है। और अभी तक जो चुनाव ओवैसी लड़े उत्तर प्रदेश में, उनके उम्मीदवारों ने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को वोट काटे हैं। इस चुनाव में अगर ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां कांग्रेस के कैंडिडेट हैं या जहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनका नुकसान होगा। उनका नुकसान होगा तो फायदा किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का। बहरहाल यूपी में पहले फेज के लिए मायावती ने 8 सीटों पर अपनी चुनौती पेश कर दी है, लेकिन ओवैसी ने पहले फेज में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। मुस्लिम वोट काटने और बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ने के आरोप के बीच एआईएमआईएम की तरफ से कहा गया है कि पार्टी यूपी के मैदान में नहीं है और अब इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत कर दिखाए। इंडिया गठबंधन को यूपी में ओवैसी के नहीं उतरने से राहत भले ही मिले, लेकिन मायावती के अकेले लड़ने के ऐलान से विपक्षी एकता को झटका जरूर लगा।